हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शाइनिंग स्टार्स पॉइंट टेरागाट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, जो कि अंत में कुछ स्पेशल होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तथा हमारे वीडियो को भी लाइक करते हुए जाएं। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि धातु क्या होता है, यानी वह पदार्थ जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है तथा जो तन्यवर होती है और आघात वर्धनीय होती है, उसे धातु कहा जाता है। धातु प्रायः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये एक धातु का डेफिनेशन हुआ। लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि धातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। धातु के कुछ भौतिक गुणधर्म हैं और धातु के कुछ रासायनिक गुणधर्म हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और अच्छे तरीके से समझें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं धातु के भौतिक गुणधर्म से। धातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, जैसे चमक, कठोरता, रूप अवस्था, आघात वर्धनीयता, तन्यता, ये सारे जो हैं धातु के भौतिक गुणधर्म हैं। तो चमक की बात करते हैं कि धातु की सतह जो होती है वह चमकदार होती है। फॉर एग्जाम्पल सोना, चांदी आदि, ये सभी धातुएं हैं, इसकी सतह चमकदार होती है। उसके बाद है कठोरता। कठोरता यानी हार्डनेस। धातुएं सामान्य तौर पर कठोर होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोहा, तांबा आदि, ये सभी जो होते हैं वो कठोर होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ अपवाद भी है। वो धातु तो है लेकिन उसमें हार्डनेस नहीं होती है, उसमें बहुत ही सॉफ्टनेस होती है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम धातु होते हुए भी अत्यंत मुलायम होते हैं। इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, इनमें से किसी एक का नाम दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि निम्न में से कौन धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो आप इसको सही आंसर फाइंड कर लेंगे। उसके बाद है रूप अवस्था। जैसे धातुएं जो होती है वह कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पारा की, पारा एक धातु है जो धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है आघात वर्ध्यता। आघात वर्धनीयता किसे कहेंगे, इसको समझते हैं कि ये धातु का वह गुण है जिससे धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे आघात वर्धनीयता कहा जाता है। ये धातु का भौतिक गुण है। उसके बाद है तन्यता। तन्यता किसे कहेंगे, तन्यता धातु का वह गुण है जिससे धातुओं को पीटकर पतला से पतला तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, वह तन्यता कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल तांबे का तार। आप जानते हैं कि तांबे के जो तार होते हैं वह बहुत ही पतले होते हैं और उसको वो पहले धातु है, धातु को पीटकर पतले से पतले तार के रूप में आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं। यह धातु का भौतिक गुण है। उसके बाद है विद्युत व ऊष्मा के चालक। सामान्यतः धातुएं जो होती है वो विद्युत एवं ऊष्मा के चालक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ जिससे ऊष्मा एवं विद्युत आसानी से प्रवाह कर सके, वह ऊष्मा और विद्युत का चालक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल चांदी, तांबा। लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है।
लेकिन सीसा और पारा जो धातु है, धातु होते हुए भी वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। घनत्व, सामान्यतः धातुओं के जो घनत्व और गलनांक होते हैं वो उच्च होते हैं, वो अधिक होते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्शन के तौर पर सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है। सोडियम और पोटेशियम तो धातु है, लेकिन धातु होते हुए भी इसके जो घनत्व होते हैं, इसके जो गलनांक होते हैं वो कम होते हैं। उसके बाद होते हैं ध्वनि, साउंड। धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करते हैं। ये धातु के जो होते हैं वो भौतिक गुणधर्म है कि धातु को पीटने पर उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है। उसके बाद है ऑक्साइड। धातुइक ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति की होती है, यानी कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वह क्षारक होते हैं। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, या फिर लवणीय होते हैं, या फिर उदासीन होते हैं। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु के भौतिक गुणधर्म में। उसके बाद धातुओं के तो हम लोग भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। जैसे चमक, अधातुओं की सतह चमकदार नहीं होती है। जैसे कार्बन, कार्बन की जो सतह होती है वह चमकदार नहीं होती है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। लेकिन आयोडीन की सतह चमकदार होती है। आयोडीन एक अधातु है, लेकिन उसकी सतह चमकदार होती है। ये भी क्वेश्चन आपको एक्सेप्शन में है, इसलिए जितने भी क्वेश्चन एक्सेप्शन में, अपवाद में है, इसको आप ध्यान में रखिए, इसका एक नोट्स बना लीजिए, ताकि एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज़्यादातर संभावना होती है इन सारे क्वेश्चन को पूछने का ऑब्जेक्टिव के तौर पर। उसके बाद कठोरता, अधातु कठोर नहीं होते हैं। जैसे कोयला, कोयला कठोर ज़्यादा नहीं होता है, अगर आप उसको पीटेंगे तो वो बिल्कुल चूर हो जाएगा। लेकिन हीरा सबसे कठोर है। हीरा एक अधातु है, लेकिन अत्यंत वो कठोर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। रूप अवस्था, कमरे के ताप पर या तो ठोस या गैस अवस्था में होते हैं। केवल ब्रोमीन को छोड़कर यह द्रव अवस्था में होता है। जैसे अधातुएं जो होती है वो कमरे के ताप पर क्या होते हैं, ठोस या गैसीय अवस्था में होते हैं। लेकिन ब्रोमीन जो है वो कमरे के ताप पर जो होते हैं, और लेकिन ब्रोमीन को छोड़कर ये द्रव अवस्था में होता है। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता आप पहले भी समझ चुके हैं कि अधातुएं आघात वर्धनीयता नहीं होती है, यानी अधातुओं को पीटकर चादरनुमा शीट के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अब तन्यता, अधातुओं को पतली तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता है। जितने भी अधातुएं हैं उसको पीटकर पतला से पतला तार नहीं बनाया जा सकता है। विद्युत व उष्मा के चालक, विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं। अधातु जो होते हैं वो विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। ये भी एक्सेप्शन में है। घनत्व, सामान्यतः घनत्व और गलनांक कम होता है। किसका? अधातुओं का। अधातुओं का जो घनत्व और गलनांक होता है वो सामान्यतः कम होता है, लेकिन धातुओं के जो घनत्व और गलनांक होते हैं वो उच्च होते हैं, वो अधिक होते हैं। उसके बाद है आपका ध्वनिक। अधातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न नहीं करते हैं, यानी कि अगर आप अधातुओं को पीटिएगा तो उससे कोई भी साउंड उत्पन्न नहीं होगा। ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा संभावना होता है पूछने का। इनमें अक्सर स्टूडेंट क्या होते हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो इसलिए जो ये दो क्वेश्चन है इसको आप बिल्कुल नोट करके कहीं पे लिख लीजिए कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब हम लोग चलेंगे धीरे धीरे। अब धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को पढ़ेंगे कि धातु के भौतिक गुणधर्म तो हम लोग पढ़ लिए कि धातुओं की सतह चमकदार होती है, कठोर होती है, तन्यवर होती है, आघात वर्धनीय होती है,
ऊष्मा विद्युत का स्वचालक होती है। लेकिन रासायनिक गुणधर्म क्या है, अब रासायनिक गुणधर्मों को भी पढ़ लेते हैं कि नंबर 1 में है कि धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, कि धातु जब वायु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या चीज़ उत्पन्न होता है, क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है, इनको पढ़ेंगे। कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ, वायु का मतलब ऑक्सीजन, कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती है। जब भी कोई भी धातु, जैसे आप मैग्नीशियम का रिबन को वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी धातु का ऑक्साइड बनाया। धातु प्लस ऑक्सीजन, उसके बाद दोनों मिलकर के रिएक्शन कर करके क्या बनाता है, धातु का ऑक्साइड बनाता है। जैसे Cu ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और जाकर के क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड यानी CO बना दिया। उसी तरह से एल्युमिनियम वायु के साथ रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण कर दिया। उसके बाद है धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं। धातुएं जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ जो होती है वो अलग अलग तरीके से अभिक्रिया करती है। जैसे सोडियम और पोटेशियम वायु में ऑक्सीजन, जैसे सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। अगर हम बात करें सोडियम और पोटेशियम की, ये अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, बहुत ही जल्दी वो रिएक्शन कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं। इसलिए इसे वायु में छोड़ने पर, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर इन्हें इतना तेजी से अभिक्रिया करती है ये दोनों कि आकस्मिक आग पकड़ लेती है। इसलिए इन्हें कहाँ पे डुबा कर रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। अच्छा, आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा, पानी में डुबा कर क्यों नहीं रखा? क्योंकि पानी में भी तो ऑक्सीजन है। अगर वहाँ पे पानी में भी अगर उसको जल में भी डुबा कर रखेंगे तो वहाँ पे भी वो आकस्मिक आग पकड़ लेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। उसके बाद है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और Pb, ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। ये ज़्यादा तेज़ी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, यानी कि जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो तेज़ी से अभिक्रिया नहीं कर पाती है, धीरे धीरे अभिक्रिया करती है और धीरे धीरे अभिक्रिया करने के बाद अपने ऊपर एक ऑक्साइड का परत जमा लेती है। उसके बाद है लोहा यानी Fe, वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन लोहे चूर्ण गर्म करने पर तेज़ी से जलने लगता है। जैसे लोहा को, अगर आप लोहा को ठोस रूप में है उसको आप गर्म करेंगे तो उसमें कोई अभिक्रिया आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लोहे का जो चूर्ण है आप उसको गर्म करेंगे तो उसमें आपको तेज़ी से जलने लगता है, यानी कि वहाँ पे अभिक्रिया हो रहा है। उसके बाद है Cu, कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है, यानी कि जब कॉपर वायु के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, जब रिएक्शन होने लगता है तो रिएक्शन होने के दौरान उसकी सतह पर एक काले रंग की परत चढ़ जाती है। उसके बाद है उभयधर्मी ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं कि वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में जल तथा लवण बनाते हैं, वह उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कि Al2O3 ये धातु के ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद AlCl3 प्लस H2O बनाया, वह धातु का लवण और जल बनाया। उसी तरीके से ये तो एक बार तो अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, अब ये क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है। जैसे Al2O3 प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया किया, रिएक्शन किया, तो रिएक्शन करने के दौरान ये NaLO2 प्लस H2O का निर्माण किया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं, वो यानी कि वह धातु के ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके उसका लवण और जल का निर्माण करता है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ लेते हैं, इनमें से 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाता है और उनमें से आपको यह पूछा जाता है कि निम्न में से कौन उभयधर्मी
ऑक्साइड है, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे है कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में दूसरा नंबर में है आपका, आपकी स्क्रीन पे, कि धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या चीज़ का निर्माण करता है, यानी धातु प्लस जल, धातु के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है या तो धातु के ऑक्साइड का निर्माण करेगा या धातु के हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा। धातु के ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, जब धातु के ऑक्साइड जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा, चाहे या तो धातु के ऑक्साइड बनाएगा या धातु के हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा, उसके साथ हाइड्रोजन गैस, या अगर धातु के ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु के हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आसानी से समझेंगे। जैसे यहाँ पे है कि Na यानी सोडियम, जब सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। उसी तरीके से कैल्शियम, जब कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी Ca+H2O जो रिएक्शन हुआ तो CaOH2 + H2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया। उसी तरीके से Fe जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है, धातु के ऑक्साइड का निर्माण करता है, यानी Fe3O4 + H2। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आप देखिए कि अलग अलग धातु जल को अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि अलग अलग धातुएं जल के साथ, वहाँ पे पहले हम लोग ऑक्सीजन के साथ पढ़े, यहाँ पे जल के साथ भी है कि अलग अलग धातुएं जो होती है वो अलग अलग तरीके से अभिक्रिया करती है, अलग अलग तरीके से रिएक्शन करती है। जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। इनकी गुण होती है, ये ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर सकता है, गर्म पानी के साथ ये अभिक्रिया नहीं कर सकता है। जैसे एल्युमिनियम, Fe यानी लोहा और जिंक जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, ये जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करने वाला धातु है। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, जो मैग्नीशियम होते हैं वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं, वो नहीं करते हैं। मैग्नीशियम जो होता है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। उसी तरीके से है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपकी स्क्रीन पे, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम और मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाते हैं। कहा जाता है कि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के दौरान जो होता है उसकी सतह पर यानी जल के सतह पर वो आ जाते हैं क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन जो गैस के बुलबुले होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सतह होते हैं उससे चिपक जाते हैं। उसी तरीके से Au, Ag, Cu और Pb जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो आपको पूछा जाएगा वो कौन सी धातुएं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो आपको वहाँ पे फाइंड आउट करना है आंसर। तो अब आप देखिए कि अलग अलग धातु जल को अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं। उसके बाद है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में तीसरा पॉइंट है कि धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी कि धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो किस चीज़ का निर्माण करता है, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उस धातु का लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जैसे Fe एक धातु है, HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब दोनों में रिएक्शन होता है तो रिएक्शन होने के दौरान FeCl2 उस धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। यानी कि यहाँ ध्यान में रखना है, जब धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है उस धातु का लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। दूसरा आपका एग्जाम्पल है कि एल्युमिनियम एक धातु है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। अभिक्रिया करने के दौरान वो AlCl3 उस धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। फोर्थ नंबर का पॉइंट है कि धातुओं की अन्य धातुओं के लवण के साथ अभिक्रिया, कि धातुएं जो होती है वो अन्य धातुओं के लवण के साथ भी अभिक्रिया कर सकती है। जैसे धातु A प्लस लवण विलयन B के साथ अभिक्रिया किया तो लवण विलयन A प्लस धातु B का निर्माण होगा। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आसानी से इसको समझ सकते हैं। जैसे क्या है कि Fe एक धातु है, CuSO4
एक क्या है, धातु का लवण है, कॉपर सल्फेट है। इन दोनों में रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने के दौरान Fe जो है वो कॉपर के यौगिक से संपर्क कर लिया और कॉपर को वहाँ से विस्थापित कर दिया। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न ये है कि लोहा जो है, Fe जो है, वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, वो अधिक सक्रिय है, जिसकी वजह से वो कॉपर को उसके विलयन से अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है और अपना उसके साथ जगह बना लेता है, उसके संपर्क में आ जाता है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि धातुओं की अन्य धातुओं के लवणों के साथ अभिक्रिया, तो ये सक्रियता सरणी की बात है। जो धातु अधिक सक्रिय होती है वो कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देती है। यहाँ पे कॉपर जो है, Cu जो है वो कम सक्रिय है, Fe जो है वो ज़्यादा सक्रिय है, इसलिए कॉपर को वहाँ से विस्थापित कर दिया, FeSO4 का निर्माण कर लिया और कॉपर को वहाँ से अलग कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सक्रियता सरणी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि सक्रियता सरणी को याद करने का ट्रिक क्या है, कैसे इसको हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में